तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आई डिफेक्ट्स और डिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन डेविएशन वो पढ़ा था। आज थोड़े एग्जांपल्स देखो पहले। सबसे पहले चलते हैं मायोपिया अगर किसी को है, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसमें क्या होता था कि दूर की चीजें आपको क्लियर नहीं दिखाई देती थी, और वो नॉर्मली क्या होता है, यंग एज में होता है। ठीक, तो आपको ये बोला हुआ है, एग्जाम्पल ये है कि फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तुम्हें जो भी तुम लेंस यूज करोगे उसकी पावर निकालनी है, क्या होगी। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब ये है कि 80 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट हैं उनको तुम देख पा रहे हो ना, एक तरीके से ये हो गया। तो इसमें देखो क्या है कि तुम्हारी आई ऐसे होती थी, इसमें मैंने बताया था ना लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाती है। कि फॉर एग्जांपल ऐसे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा, मतलब रेज ऐसे गिरी, तो ये यहां पे हो जाती थी, क्यों, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, देखो, दूसरी बात यह है कि तुम्हें फार पॉइंट दे रखा है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर 80 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हो, अब सही हो जाएगा। अब तुम्हारी जो इसकी इमेज होगी वो रेटिना पे बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता। समझ गए ना, 80 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां बनेगी। अब सुनो क्या है, अब तुमने क्या किया, यहां पे लगा दिया कनकेव लेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेज पैरेलल गिर रही है, ध्यान से देखना, उनकी जो इमेज है वो 80 पे बन गई। ये पहली इमेज हो गई ना एक तरीके से, क्यों, ये I1 हो गई, ये 80 पे बन गई। अब जो आपका आई लेंस है वो 80 सेंटीमीटर वाले की तो वहां पे बना ही देगा ना फिर। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं होता बेटा, जो कनकेव लेंस था, नहीं है, कनकेव लेंस जो था उसने पैरेलल रेज की जो इमेज बनाई वो 80 सेंटीमीटर पे बना दी। उसके बाद फिर कन्वेक्स लेंस आया, नहीं है, कन्वेक्स लेंस तो उसको फिर रेटिना पे बना ही देगा, ये कह लो। तो इसका मतलब जो कनकेव लेंस तुमने लिया है, ठीक ना, जो भी तुम कनकेव लेंस यूज कर रहे हो, इसकी फिर जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो -80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या कह लो -0.8 मीटर होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया, बताओ जो है। हाँ, -0.8 मीटर हो गया। तो पावर कितनी हो जाएगी फिर, पावर इन डायोप्टर, ये हो जाएगी 1/5
0.8 इतनी हो जाएगी, बस हो गया जो है, इतना आ गया, जो भी आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा माइनस के साथ में। मेरे ख्याल से मायोपिया का समझ में आ गया होगा ना। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस क्या हुआ कि 4.80 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, इसका मतलब 80 सेंटीमीटर तक की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज फिर रेटिना पे बन रही है, और इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो नजदीक बन जा रहा है। तो इसका मतलब कनकेव लेंस ने क्या बनाना है, कनकेव लेंस ने बेसिकली 80 सेंटीमीटर पे उसकी इमेज बना दी ने जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ताकि फिर रेटिना पे आ जाए। ये तो मायोपिया का आ गया। अब चलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस इसमें तुम्हें याद होगा कि फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और नजदीक की चीजें तुम्हें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। क्यों नहीं है, नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं? तो इसमें तुम्हें ये दिया हुआ कि जो नियर पॉइंट दिया हुआ है, ये 1 मीटर दिया हुआ है। तो तुमने जो भी लेंस यूज किया इसकी तुम्हें पावर निकालनी थी फिर। अब इसमें क्या होता था याद करो। पहली बात तो खैर सिंपल सी ये हो गई, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, इसका मतलब ये है तो वो इधर कहीं फोकस कर रहा है। पहली बात तो ये हो गई। क्यों, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, नियर पॉइंट आपको 1 मीटर पे दे रखा है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 मीटर पे रखा तो फिर ठीक है, इसकी रेटिना पे आ जाएगी। बताइए, ये भी क्लियर है बेटा? बताइए, पॉइंट भी क्लियर है? नियर पॉइंट मतलब 1 मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर पे होता तब सही था कह लो जो है। ठीक, अब क्या होगा सुनो। अब तुम्हें याद होगा इसमें हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्यों? अच्छा, नियर पॉइंट का मतलब ये है कि वो 25 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। और फार पॉइंट का मतलब इनफाइनाइट वाली बात जो है, मतलब नियर पॉइंट का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट का मतलब हो गया इनफाइनाइट। ठीक, तो अब आप ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट मान लो इससे 25 पे रखा हुआ है, तो जो पहली इमेज होनी चाहिए वो फिर यहां से 1 मीटर पे बननी चाहिए। बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो है? पहली जो इमेज होनी चाहिए 1 मीटर पे बननी चाहिए, मतलब ऐसे कह ले। जैसे यहां से अगर रेस चलती कुछ, तो ऐसे मान ली ये हो गया। अब ये तो फिर उसको बना ही देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक रेटिना पे बना ही देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता जो है? समझ में आ गया ना? ठीक, तो अब इस वाले लेंस के लिए यूज कर ले, बस हो गया। अब मेरे को इसी की तो पावर निकालनी थी, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f करेगा। क्यों? अब यहां पे v को रख देगा
-1 मीटर, क्यों? और u को रख देगा -0.25 मीटर, क्यों? और f को रख देगा, f मतलब फाइंड करेगा, क्यों? फाइंड f इन मीटर। और उसके बाद फिर पावर इन डायोप्टर क्या हो जाएगी? वो 1/f इन मीटर हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोनों में बेटा जो है? ये बता समझ में आया कि नहीं आया दोनों में? ठीक, तो मतलब एक तरीके से ये हो गया। देख कंक्लूजन अगर देखें कंक्लूजन देखें तो क्या होगा? कि जो हम लेंस यूज कर रहे हैं, लेंस यूज्ड, उसका हमें फोकल लेंथ एंड पावर निकालनी है। और उसके लिए हम लोग 1/v -1/u इक्वल टू 1/f लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात, शॉर्ट साइटेडनेस में, शॉर्ट साइटेडनेस u को रख देंगे इंफिनिटी और v को रख देंगे फार पॉइंट। बता, और f निकालो। ये हो गया। और दूसरा, अगर फोर साइटेडनेस करें तो इसमें u को रख दोगे -25 और v को रख दोगे नियर पॉइंट। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? और फिर यहां से f निकालो, बस हो गया। ये कंक्लूजन है, मतलब दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स इस टाइप से कर दो। ये अब चलते हैं डिफ्रैक्शन के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन है 1994 में पूछा था। वही सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट, और इसकी जो विड्थ दे रखी है वो 1 मिलीमीटर दी थी, और जो वेवलेंथ यूज की थी वो 600 नैनोमीटर की थी। ये हो गया। और वो जो डी दिया हुआ था वो दे रखा था 2 मीटर। तो तुमसे कहता था कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा ये पूछा था। अब तुम याद करो, इसमें हम लोग ये नहीं करते थे बी साइन थीटा इक्वल टू इन लैम्डा, क्यों? बता।
बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा करते थे, क्यों? ये होता था। और वो कर चुके हैं वैसे हम लास्ट टाइम, बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट मिनिमा के लिए एन को 1 रख देना, क्यों? ये हो गया। और यहां से थीटा फाइंड कर लेना, क्यों? ये होगी ना, थीटा फाइंड कर लिया। और उसके बाद तुम्हें याद है फिर हमें y निकालना है ना, बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है। तो y तुम्हें याद होगा, y इक्वल टू डी टेन थीटा हो जाता है। कोई डाउट? बता बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? और ये जो विड्थ है इसको हम b से दिखाते थे, क्यों? विड्थ को हम लोग b से दिखाते थे। ये हो गया बस, हो गया ये कहते। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, तो सिंपल आते हैं इसमें, लेकिन वही है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फिर तो टफ हो जाएगा। फिर तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, अगर तुमने मिस कर दिया उसको पढ़ना, फिर तो छोटी से छोटी चीज भी तुम नहीं कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आया था 2018 में। तुमसे कहते हैं ना एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा 60 डिग्री दे रखी थी, ठीक है। एक तो ये दिया हुआ था। दूसरा, स्लिट की जो विड्थ दे रखी थी बी, वो 1 माइक्रोमीटर दे रखी थी। ये भी हो गया। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद अब सेम विड्थ का YDSC एपरेटस बनाया जाता है, ठीक है। सेम विड्थ का आपने YDSC एपरेटस बना दिया, ठीक। और जो डिस्टेंस दे रखी थी वो आपको दे रखी थी 50 सेंटीमीटर। ये हो गया। और तुमसे फ्रिंज विड्थ इसमें पूछ रखी थी, फ्रिंज विड्थ दे रखी थी 1 सेंटीमीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डी कितनी होगी ये पूछा था। मतलब दो अलग अलग पार्ट हो गए हैं, ध्यान से देखना बेटा। जो है इसके दो पार्ट अलग अलग हैं, ये अलग हो गया। समझ गए ना, ऊपर वाला पार्ट तो हो गया डिफ्रैक्शन एक तरीके से, और नीचे वाला पार्ट फिर YDSC है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ बता? पॉइंट क्लियर हुआ बता? जो है ऊपर वाला पार्ट तो हो गया डिफ्रैक्शन, और नीचे वाला पार्ट है YDSC। अब तू याद कर, डिफ्रैक्शन में जो पहला मैक्सिमा होता था ना, वो ये था, देख ऐसे होता था, क्यों? ये पहला मैक्सिमा हो गया ना। अब तुम्हें ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, क्यों? समझ में आ रहा है? बताओ। जो है फर्स्ट मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ दे रखी है वो 60 डिग्री दे रखी है। तो इसका मतलब पहला मिनिमा कितने एंगल पे मिला बता? जो है फर्स्ट मिनिमा जो आपको मिला कितने एंगल पे मिला, जरा बताओ। फर्स्ट मिनिमा
एट 30 डिग्री पे मिलेगा ना फिर, क्यों? हाँ, अब समझ में आ गया बेटा जो है, फर्स्ट मिनिमा मिलेगा 30 डिग्री पे। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए तुम जानते हो बी साइन थीटा इक्वल टू एन इंटू लेमडा होता है, क्यों? बी साइन थीटा इक्वल टू एन इंटू लेमडा, तो यहां से तुम लेमडा निकाल लोगे। समझ में आया? पहला पार्ट किसके लिए दिया था बेटा जो है, पहला पार्ट तुम्हें दिया था लेमडा फाइंड करने के लिए, ये कह रही है। पॉइंट क्लियर है ना? पहला पार्ट लेमडा फाइंड करने के लिए बेटा जो है, और दूसरा पार्ट फिर सिंपल है, ये बता ओमेगा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्यों स्मॉल डी? तो यहां से फिर डी निकल जाएगा, बस हो गया। स्मॉल डी कितना हो जाएगा, लेमडा डी अपॉन ओमेगा, ये हो जाएगा, यहां से डी निकाल लोगे। कोई डाउट? बता, कोई डाउट है बेटा? ये बता जो है, नहीं है ना? तो ये क्वेश्चन से तुम्हारा काम चल जाएगा बेटा जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पहली बात, पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है, ध्यान रखना, ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। दूसरी बात, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, क्यों? नहीं है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है तो लॉजिकल है, लाइट ट्रांसवर्स है। ये भी क्लियर हो गया? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना एक तरीके से, क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरी बात, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं अलग से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, ध्यान से देखना, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, और वो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर होते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, और ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जो ऑसिलेशन चल रहे होते हैं ना, ये दोनों भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ई बी और सी, वो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, क्यों? नहीं होता? इसका मतलब क्या हो गया होता जो है, देयरफॉर ई बी एंड सी, ये सारे के सारे फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। चौथी बात, एक्चुअल में जो ई की वैल्यू होती है ना, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन बी होती है। समझ में आया? ई की जो वैल्यू होती है वेरी वेरी ग्रेटर देन बी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी आई में जो इंपैक्ट आता है वो ई का आता है जो है, समझ गए ना? मतलब अवर आई इज सेंसिटिव टू ई,
समझ में आई बेटा बात? ये बता क्यों ई की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन बी है, तो मेन हमारा जो आई में इफेक्ट आता है वो किसका आता है? ई का आता है। अब 6 पॉइंट क्या होता है कि ई के जो फिर ऑसिलेशंस होते हैं ना, जैसे ये मान लो प्लेन है बेटा, ये सी इधर को है मान लो, तो फिर ये ई के ऑसिलेशन पूरे ऐसे चल रहे होते हैं जो है, हर उसमें पॉसिबल है, बस ये कह ले। ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। पॉइंट क्लियर हो गया बता जो है, ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गई, ये ई के ऑसिलेशंस ऐसे चल रहे हैं जो है, ये हो गया। अब चलते हैं सेवंथ पॉइंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? ई के जो ऑसिलेशंस हो गए, फिर सी के परपेंडिकुलर जो प्लेन बना उसमें सब डायरेक्शंस में हो गए। अब सेवंथ पॉइंट क्या है सुनो, ध्यान से देखना। जैसे ये तो अनपोलराइज्ड हो गई, मैं इसको अनपोलराइज्ड कह रहा हूं, हाँ? ये अनपोलराइज्ड हो गई। अब यहां पे क्या होता है, एक पोलराइड होता है, और इसमें बस ये ऐसे समझ लो कि ये कट लगा हुआ है। तो अब ये बता कि यहां से जो लाइट आगे जाएगी वो उसमें केवल ये ऑसिलेशंस रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? बता बता बता, क्लियर है कि नहीं है बेटा? बता जो है, यहाँ पे इस टाइप से कट लगा हुआ है, तो केवल यही ऑसिलेशंस तो रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? बता जो है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एनालाइजर होता है। अब वो एनालाइज करेगा, वो भी एक तरीके से पोलराइड ही है, हाँ ध्यान रखना, ऑल्सो ए पोलराइड। और ये मान लो इसकी एक्सिस ये है बेटा, इसका मतलब इन दोनों की एक्सिस में थीटा का एंगल है मान लो, ये है बिटवीन एक्सिस टू एक्सिस। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बताओ जो है, ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जैसे ना, ये तो अनपोलराइज थी हाँ लाइट, ये पोलराइज हो गई फिर, और फिर आगे जो जाएगी वो पार्सली पोलराइज्ड निकल जाएगी फिर। ये तीन वर्ड यूज करूंगा, ये तो हो गई अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड। पी का मतलब पूरा पोलराइज्ड हो गई, और पीपी का मतलब हो गया पार्सली पोलराइज्ड, हाँ, पार्सली पोलराइज्ड। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, मान लो, बस इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, बस हो गया जो मैं करवा रहा हूँ। इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, और ये आई वन है, और फिर इधर इंटेंसिटी आई टू हो जाती है मान लो। तो जो आई वन होती है वो पहली बात आई नॉट बाई टू होती है, आधी रह जाएगी वो। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट को अगर तुम एक पोलराइड से पास करोगे तो वो आई नॉट बाई टू रह जाएगी, आधी रह जाएगी। और उसके बाद जो आई टू होगी वो फिर आई वन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। बस ये समझ लो अच्छी तरीके से, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
और ये मालूज लॉ कहलाता है, मालू लॉ। देख लेता हूँ एक बार, मालू ही है। हाँ, मालू लॉ। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है कि अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइड से पास होगी तो I0/2 रह जाएगी, और वो फर्दर फिर दूसरे पोलराइड से पास होगी मान लो, जिसको हम एनालाइजर कह सकते हैं, और उन दोनों की एक्सिस में थीटा का एंगल है, तो फिर जो इंटेंसिटी रह जाएगी वो I1 cos स्क्वायर थीटा रह जाएगी। अब जैसे इसको चेक भी कर सकता है, देखना तेरे को खुद लॉजिकल लगेगा। जरा चेक करना बेटा, अगर थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं तो तेरे को ये बता, ऐसा फील नहीं हो रहा कि I2 की वैल्यू 0 आ जाएगी? बताइए, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है कि अगर मान ले उसमें 90 डिग्री हो जाए, क्यों बता? कट जाएंगे ना, वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा ना बेटा जो है, ये 90 पे 0 हो जाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए मान ले, तो अब तेरे को नहीं लग रहा कि I2 की वैल्यू I1 ही रह जानी चाहिए? बता बता, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? बता, I2 की वैल्यू I1 रह जानी चाहिए, ये कह ले बस, लॉजिकल लग रहा होगा। ये हो गया। तो ये तो एक तरीके से ना मेथड 1 हो गई इसकी, पोलराइजेशन की मेथड 1 हो गई, पोलराइड यूज करके। बस सिंपल सा ये हो गया कि पोलराइड यूज करके मेथड 1 हो गई। अब चलते हैं 8th पॉइंट। ये मेथड 2 हो गई, और ये होती है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये सिंपल सा ये है कि मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है? ये एंगल आई है। तो अब देखते हुए चलना क्या होता है। ये तो अनपोलराइज थी, तो ये भी अनपोलराइज्ड होती है, और ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। बस हो गया, समझ में आ गया? समझ में आया? इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज थी, और रिफ्रैक्टेड लाइट अनपोलराइज्ड रही, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। अब इसका पहला पॉइंट, एट I इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ये ध्यान रखना, tan इनवर्स म्यू, इसको कई बार थीटा पी भी कहते हैं, थीटा पी ही कहते हैं ना, हाँ, और इसको ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल। ये एंगल याद रखना, बस हो गया। इस एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फिर 100% पोलराइज हो जाती है। बस हो गया, ये है इसमें 100% पोलराइज्ड।
समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बताइए। रिफ्रैक्टेड लाइट अनपोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड, और इस एंगल पे आई इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू या ब्रूस्टर एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी 100% पोलराइज हो गई, मतलब पी हो गई कह लो। और दूसरा रिजल्ट, इस एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, बस ध्यान रखना। एट दिस एंगल reflected and refracted lights ये परपेंडिकुलर होती है, बस ये ध्यान रखना। इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं, ठीक है, इस वाली चीज को प्रूव कर दे रहा हूं, देखो कैसे। प्रूफ को वाइट से दिखा दे रहा हूं। देखो ये अगर 90 ले लूं मैं, ठीक है, उल्टा प्रूव कर दे रहा हूं, ये 90 ले ले रहा हूं, तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल आई हो जाएगा और ये वाला एंगल जो आर बनना था बेटा, ये बताओ वो 90 माइनस आई आर बनना था, आई बनेगा कि नहीं बनेगा, बता। अब सिंपल सी बात है, म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बता, साइन आई अपॉन साइन आर। ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बता, जो है साइन आई अपॉन साइन आर हो गया, और आर हमारा 90 माइनस आई हो गया, क्यों, तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई। तो अल्टीमेटली देखना जरा, साइन आई अपॉन कॉस आई, तो टेन आई आ गया, तो देयरफॉर जो आई आ गया वो कितना हो गया बता, जो टेन इनवर्स म्यू हो गया। और इसी को हमने ब्रूस्टर एंगल कह दिया था, थीटा पी। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, क्यों, समझ में आ गया। तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी बेटा, जो है कि अनपोलराइज लाइट अगर एक पोलराइड से जाएगी तो इंटेंसिटी हाफ रह जाएगी, और अगर वो दूसरे पोलराइड से जाएगी जिसको एनालाइजर भी कह सकते हैं, और दोनों की एक्सिस में थीटा का एंगल है, तो फिर वो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और एक मैंने तुमसे कहा कि ब्रूस्टर एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज्ड है, और ब्रूस्टर एंगल टेन इनवर्स म्यू होता है, और उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, म्यूचुअली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बस हो गया। एक लास्ट पॉइंट, नाइन्थ, मेथड 3, ये है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तुम जानते हो ना, स्कैटरिंग बेसिकली किसी पार्टिकल से होती है, क्यों, नॉर्मली डस्ट पार्टिकल से होती है, क्यों, फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, क्यों। तो इसमें सिंपल से बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है, जैसे ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना, ये मान लो डस्ट पार्टिकल है, लाइट यहां पे गिरी, तो जो सीधी चली जाएगी, परपेंडिकुलर चली जाएगी,
और किसी एंगल पे चली जाएगी मान लो, तो ये तो अनपोलराइज्ड होती है, ये पार्शली पोलराइज्ड होती है, और ये फुल्ली पोलराइज्ड होती है। बस केवल ये फिगर याद रख लेना। समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है कि जो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी वो अनपोलराइज्ड, 90 डिग्री पे जो स्कैटर होगी वो 100% पोलराइज, और किसी भी और एंगल पे पार्शियली पोलराइज रहती है। बस ये लाइट है। तो इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा पोलराइजेशन में भी, जितना हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टर्न पे इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। बस ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ही बहुत है। ठीक है फिर ना बेटा, ओके, बाय एंड थैंक यू।